हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है एम लक्ष्मीकांत का 7th चैप्टर, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स। आज की वीडियो में जो कि है हमारा लेक्चर 7.7, इसमें हम राइट टू इक्वालिटी को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे और उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या इसके एग्जेप्शंस हमें मतलब इक्वालिटी के अंदर देखने को मिलते हैं, यानी कि जो समानता है इसके प्रोविंस में, यानी कि इसके कंसेप्ट में कुछ हमें अपवाद भी देखने को मिलते हैं। तो आज हम ये दोनों टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो राइट टू इक्वालिटी दिया गया है, तो उसमें किस बिहार पे हमें राइट टू इक्वालिटी का अधिकार मिलता है और उसमें क्या क्या चीजें शामिल है। अगर हम राइट टू इक्वालिटी की अकॉर्डिंग बात करें, जो कि आता है हमारा आर्टिकल 14 के अंदर में, यानी कि अनुच्छेद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है, वो किसके बारे में बात करता है? राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है। जो हमारा आर्टिकल 14 है वो ये कहता है कि जो हमारी कंट्री के अंदर जो भी चाहे वो इंडियन सिटीजन हो या वो विदेशी नागरिक हो, उन सब के लिए क्या है? राइट टू इक्वालिटी है। जो कि किस बारे में बात करता है? लॉ के सामने, यानी कि कानून के सामने वो सबके प्रोटेक्शन की बात करता है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। आर्टिकल 14 के द्वारा ये कहा गया है कि जो हमारा राइट टू इक्वालिटी है, यानी कि वो पर्सन्स इक्वल यानी कि एनी पर्सन्स इक्वालिटी बिफोर अ लॉ और द इक्वली प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। यानी कि आर्टिकल 14 ये भी कहता है कि हम हर एक आदमी को क्या है? इक्वालिटी का अधिकार रहेगा और इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाएगा कानून के सामने, फिर चाहे वो इंडियन सिटीजन हो या चाहे वो विदेशी नागरिक हो। अगर हम पर्सन शब्द की वर्ड बात करें, या जो वर्ड है हमारा पर्सन, जो व्यक्ति है, उसके बात करें, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जैसे कि जो लीगल पर्सन होते हैं, जैसे वीजा, स्टेचुरी, कॉरपोरेशंस, कंपनीज, रजिस्टर्ड सोसाइटी और एनी अदर टाइप्स ऑफ लीगल पर्सन, इन सब के लिए क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कंसेप्ट, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, वो इन सब के लिए भी क्या होता है? लागू होता है। यानी कि हर एक पर्सन को हमें क्या देखने को मिलता है? एक राइट टू इक्वालिटी देखने को मिलता है। यदि हम कंसेप्ट की बात करें इक्वालिटी की, तो ये जो जैसे कि अगर हम कंसेप्ट की बात करते हैं किसकी? इक्वालिटी बिफोर अ लॉ, तो ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया, या इसकी ओरिजिन की बात करें तो ये ओरिजिन होता है कहाँ से? तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये ओरिजिन होता है, यानी कि ब्रिटेन से ये ओरिजिन होता है कंसेप्ट ऑफ जो कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ है। वहीं पे अगर हम कंसेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शंस की बात करें तो इसकी ओरिजिन होती है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, और ये दोनों ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में देखने को मिलता है। यानी कि हम इन शॉर्ट्स बात करें तो राइट टू जो इक्वालिटी है और इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ जो लॉ है, जो अंडर आर्टिकल 14 आता है, वो दोनों पर्सन्स के लिए है, यानी कि इंडियन सिटीजन्स के लिए भी है और फॉरेन सिटीजन्स के लिए, यानी कि जो विदेशी नागरिक है उनके लिए भी है। अगर हम पर्सन्स की बात करें तो पर्सन्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? जो लीगल पर्सन है, यानी कि जो इंडियन के सिटीजन है, जो वीजा लेके हमारी कंट्री में आए हैं, कॉर्पोरेशन यानी कि जो अलग अलग कंपनी की से काम करते हैं, रजिस्टर्ड है, सोसाइटीज हैं, हर तरीके के जो पर्सन है वो सारे क्या है? एक लीगल पर्सन के अंदर आते हैं। और वहीं पे अगर हम कंसेप्ट की बात करें, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, वो उसकी ओरिजिन हमें देखने को मिलती है ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि ब्रिटिश से। और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो हमें देखने को मिलती है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब यहाँ पे दो कंसेप्ट निकल के आते हैं, फर्स्ट कंसेप्ट एंड सेकंड कंसेप्ट। अगर हम फर्स्ट कंसेप्ट की मीनिंग की बात करें तो वो क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के पास, चाहे वो कोई भी हो, उसके पास किसी भी तरीके का विशेष अधिकार नहीं होगा। ये पहला कंसेप्ट कहता है। दूसरे कंसेप्ट की बात करें तो इसमें जो दूसरा पॉइंट है कंसेप्ट की, उसमें ये बात की गई है कि हर एक पर्सन, चाहे वो जो कि ऑर्डिनरी, जो हमारा ऑर्डिनरी लॉ है, और उसमें बात करें लैंड एडमिनिस्ट्रेटर, जो ऑर्डरी मतलब ऑर्डनरी लॉ है, वो किसके द्वारा पास किया जाता है? तो वो किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है? कोर्ट्स के द्वारा किया जाता है। किसके? हर एक पीपल्स के ऊपर, वो भी इक्वल। यानी कि सामान्य कानून जो है अदालत द्वारा क्या है? प्रशासित भूमिका के सामान्य कानून के लिए व्यक्तियों की जो समान अधीनता को वो प्रदान कराता है। ये हमारा दूसरा कंसेप्ट, यानी कि फर्स्ट कंसेप्ट का ये दूसरा पॉइंट है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, उसमें कहा गया है कोई भी पर्सन, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, या गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर हो, वो सब क्या होगा? वो कानून के ऊपर नहीं रहेंगे, यानी कि वो सब कानून से नीचे ही रहेंगे। यहाँ पे सुप्रीम किसको माना गया है? तो लॉ को माना गया है फर्स्ट कंसेप्ट में।
अगर हम सेकंड कंसेप्ट की मीनिंग की बात करें तो उसमें क्या कहा गया है कि द जो इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट है, यानी कि हर एक पर्सन के साथ क्या है, इक्वलिटी के बेस पे क्या किया जाएगा, उसके साथ ट्रीटमेंट यानी कि ट्रीट किया जाएगा, फिर चाहे वो उस किसी के पास भी क्या रहेगा, विशेष अधिकार नहीं रहेगा और वो कानून के दायरे के अंदर ही रह करके वो अपना काम करेगा। दूसरा पॉइंट इसमें कहता है कि सेम इसी तरीके का एप्लीकेशन, यानी कि अगर हम बात करें तो सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉ टू ऑल पर्सन हु आर द सिमिलर सिचुएशंस, यानी कि समान कानून के सामने समान आवेदन सभी व्यक्तियों के लिए क्या होगा, समान रूप से स्थित होगा। और तीसरा पॉइंट कहता है कि बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किया जाना चाहिए। इस तरीके से क्या है, हमारा पहला अगर हम कंसेप्ट देखते हैं तो वो क्या हमें देखने को मिलता है, एक नेगेटिव कंसेप्ट देखने को मिलता है, जबकि दूसरा कंसेप्ट हमें क्या है, एक पॉजिटिव कंसेप्ट देखने को मिलता है। अगर हम बात करें राइट टू इक्वलिटी की, तो दोनों का मकसद यानी कि राइट टू इक्वलिटी और बिफोर यानी कि बिफोर लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करें तो दोनों का मकसद ये है कि वो समाज में यानी कि सोसाइटी के अंदर क्या करे, वो समानता को स्थापित करे, यानी कि न्याय की जो समानता है उसको समान रूप से स्थापित करने के लिए इन दोनों का जो मेन कंसेप्ट है या मेन उद्देश्य कह सकते हैं, तो वो इसीलिए हमारे संविधान में आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी दी गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट यहीं पे कहता है कि जो इक्वल है यानी कि इक्वल और अनइक्वल की बात आती है, जहां पे मतलब जहां पे इक्वल और अनइक्वल के ट्रीट की बात आती है, वहां पे आर्टिकल जो 14 है वो अप्लाई नहीं होगा। वहीं पे ये भी कही गई है कि जो आर्टिकल 14 है वो क्या करता है, विधान यानी कि जो क्लास लेगिस्लेशन है उसको वो मना कर देता है। अगर आर्टिकल 14 की बात करें, या कानून द्वारा जैसे कि व्यक्ति, वस्तु और लेन देन से उचित वर्गीकरण की अनुमति दे देता है। यहाँ पे क्या है कि आर्टिकल 14 यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें जो वर्गीकरण मन मना है या हम टाल मटोल की बात करें तो करने वाले नहीं होने चाहिए। यहाँ पे ये बात कहनी जा रही है कि आर्टिकल 14 के अंदर यदि व्यक्ति, वस्तु और जो लेन देन है वो अगर सही ढंग से किया जाता है तो उसको क्या माना जाएगा, एक लीगल माना जाएगा। अगर वहीं पे इन सब में हमें क्या देखने को मिलता है, टाल मटोल देखने को मिलता है या मनमानी देखने को मिलता है, तो इसे फिर क्या किया जाएगा, तो इसे अंडर आर्टिकल 14 के अंदर इसे नहीं रखा जाएगा। इसके लिए फिर क्या, ये एक बोधभाग अंतर और पर्याप्त अंतर पर आधारित होना चाहिए। तो ये आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी के लिए बात कही गई है। वहीं पे अगर हम बात करें जो रूल ऑफ लॉ द कंसेप्ट इक्वलिटी बिफोर लॉ है, यानी कि जो अगर हम कंसेप्ट जो है हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसकी इसके एलिमेंट्स की बात करें, जो कि लॉ क्या है, रूल ऑफ लॉ, जो कंसेप्ट है हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ का, उसकी जो की एलिमेंट यानी कि उसके हम एलिमेंट की बात करें, उसकी अगर अवधारणा की बात करें, तो वो क्या निकल के आता है, रूल ऑफ लॉ निकल के आता है। और ये किसके द्वारा दिया, ये बात किसके द्वारा की गई, ये जो अवधारणा, ये कंसेप्ट है, ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था AB डाइसे के द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश के जर्नलिस्ट थे। उनके द्वारा कुछ 3 एलिमेंट्स और दिए गए थे। पहला कहता है कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर दैट इज नो मैन कैन बी अ पनिश्ड एक्सेप्ट बिफोर अ ब्रांच ऑफ लॉ, यानी कि यहाँ पे उनके द्वारा कहा गया था कि जो मनमानी शक्ति का जो अभाव है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तभी जाके उसको क्या किया जाना चाहिए, दंड यानी कि पनिश किया जाना चाहिए। पहला इनके द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया। दूसरे पॉइंट में ये कंसेप्ट देते हैं कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये क्या है, इक्वल सब्जेक्शंस होना चाहिए हर एक सिटीजन्स के बीच में, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, उच्च वर्ग का हो, लो वर्ग का हो, ऑफिशियल हो या नॉन ऑफिशियल हो। ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल का मतलब चाहे वो गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो यानी कि सरकारी ऑफिसर्स हो या प्राइवेट के एम्प्लॉयज हो, इन दोनों के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल सब्जेक्शंस होने चाहिए। और जो हमारे ऑर्डिनरी लॉ है वो क्या होना चाहिए, किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाना चाहिए, तो ऑर्डर इन लॉ किया जाना चाहिए, कोर्ट के द्वारा किया जाना चाहिए। और तीसरे पॉइंट्स की बात करें तो हमारा जो पहला और जो दूसरा कंसेप्ट है वो क्या है, हमारी कंट्री पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है, जबकि हमारा जो तीसरा कंसेप्ट है वो हमारा जो कंट्री है उस पर इम्प्लीमेंट होता है। यानी कि अगर हम बात करें व्यक्ति के अधिकारों की जो प्रधानता है, अर्थात जो जैसे कि अगर सॉरी, यहाँ पे यहाँ पे नीचे वाला पॉइंट्स मैंने ऊपर बता दिया, तो तीसरा पॉइंट ये कहता है
कि जो जो हर एक पीपल्स के पास जो अधिकार है उसकी प्रधानता का, तो वो हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे कि संविधान व्यक्ति के अधिकारों का प्रमाण है। यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक समराइज है किसके, पीपल्स के राइट्स का, जैसा कि संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत होना चाहिए। होने के वजह क्या है, कानून की अदालतों पर के द्वारा परिभाषित लागू किया गया है। तो ये 3 कंसेप्ट दिए गए थे किसके द्वारा, जो कि हमारे एवी डाइसी थे उनके द्वारा। अगर हम बात करें हमारे देश में पहला और जो दूसरा है, पहला दूसरा जो एलिमेंट है वो क्या है, इम्प्लीमेंट नहीं होता है हमारे सिस्टम में, जबकि हमारे कंट्री में क्या है, जो तीसरा वाला जो कंसेप्ट है वो प्रॉपरली पूरी तरीके से क्या होता है, इम्प्लीमेंट होता है। किस तरीके से, यदि अगर हमारा गवर्नमेंट यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन करती है या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करती है, तो कोर्ट्स का काम होता है ये देखना, सुप्रीम कोर्ट का ये काम है कि ये देखना कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं, जो कि तीसरे पॉइंट्स में बात कही गई थी। इसलिए तीसरा पॉइंट हमारी कंट्री में क्या होता है, इम्प्लीमेंट होता है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बात कही गई थी कि जो रूल ऑफ लॉ है वो आर्टिकल 14 का क्या है, एक बेसिक फीचर है जिसे हमारी जो पार्लियामेंट है या हमारी जो गवर्नमेंट है उसे संशोधन करके हटा नहीं सकती है। तो ये सारी बात की गई थी हमारे राइट टू इक्वालिटी के अंदर। अब हमें कुछ एग्जेप्शंस यानी कि कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं इक्वालिटी के अंदर। जैसे कि अगर हम बात करें आर्टिकल 361 है, इसके द्वारा क्या कहा गया है कि जो हमारा राइट टू इक्वालिटी है यानी कि जो रूल्स ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो पूरी तरीके से क्या है, वो कंप्लीट नहीं है, यानी कि इसका जो नियम है वो कंप्लीट नहीं है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल है और जो अदर एक्सेप्शंस है। अगर हम बात करें इसमें कुछ मेंशंस किए गए हैं जो हम नीचे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा जो प्रेसिडेंट, यानी कि जो इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं और गवर्नर जो ऑफ स्टेट है वो इन सब चीज को एंजॉय करते हैं, और ये बात की गई थी आर्टिकल 361 में। तो इसमें कौन कौन सी बातें कही गई है हम वो डिस्कस। सबसे पहले अगर हम देखें जो राष्ट्रपति या जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो अपने कार्यकाल के टाइम पे यानी कि जब उनका टेन्योर चल रहा होता है वो अपने ड्यूटीज के टाइम पे क्या होते हैं, यानी कि जो शक्तियों और कर्तव्य के प्रयोग को प्रदान करने के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेही नहीं होते हैं। यानी कि यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि जो हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट है या जो गवर्नर है वो जब अपनी ड्यूटी पे रहते हैं यानी कि जब वो अपने पावर में रहते हैं तो वो अपने जो ड्यूटीज हैं उनसे रिलेटेड वो किसी भी कोर्ट में अपनी कंट्री के अंदर किसी भी कोर्ट्स के अंदर वो आंसरेबल नहीं होते, यानी कि उन्हें किसी भी कोर्ट के अंदर जवाब देने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे एक अपवाद निकल के आता है किसके लिए, इक्वालिटी के लिए। दूसरा कहा गया पॉइंट्स में बताया कहा गया है कि जो राष्ट्रपति या जो राज्यपाल है के कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। यानी कि हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट है या जो गवर्नर है जब वो अपने कार्यकाल में रहते हैं, टेन्योर पे रहते हैं, यानी कि जब वो अपने पावर्स में रहते हैं, अपने ड्यूटीज पे रहते हैं, तो उनके बीच पे क्या है, किसी भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगाया जा सकता है किसी भी कोर्ट में। तो ये भी एक अपवाद देखने को मिलता है हमारे इसमें इक्वालिटी के बीच में। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, राष्ट्रपति या जो राज्यपाल है उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है उनकी टेन्योर यानी कि टर्म ड्यूरेशंस में। ये भी एक अपवाद निकल के आता है हमारे इक्वालिटी की, यानी कि जो राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ है तो उसमें ये अपवाद निकल के आता है। फिर अगर हम बात करें कि जो भी सिविल प्रोसीडिंग्स है अगेंस्ट प्रेसिडेंट और गवर्नर वो किसी भी इंस्टीट्यूशन यानी कि किसी भी कोर्ट में नहीं चलाया जा सकता है। उनके द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में किए गए जो भी कार्य से संबंधित है उनमें से कोई भी सिविल कार्रवाई यानी कि सिविल कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती, चाहे वे अपने कार्यकाल में प्रवेश करने से पहले या 2 साल की अवधि की समानता तक हो। महीने के बाद उन्हें नोटिस दिया जाता है। तो ये एग्जेप्शंस हमें देखने को मिलता है किसमें, इक्वालिटी के बीच में। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 361 ए के तहत में, इसमें कहा गया है नो पर्सन हैज बी शैल बी एलिजिबल टू एनी क्रिमिनल और वो सॉरी एनी सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिकेशंस इन अ न्यूज़पेपर। यानी कि संसद की किसी भी सदन या जो विधानमंडल है उनमें किसी भी सदन की किसी भी कार्रवाई को पर्याप्त रूप से सत्य रिपोर्ट के जो समाचार हैं या हम जैसे कि बात करते हैं रेडियो
टेलीविजन के द्वारा प्रकाश जो में प्रकाशन है उससे संबंधित उन्हें कोई भी व्यक्ति किसी भी अदालत में नहीं, यानी कि किसी भी नागरिक को अदालत या आपराधिक कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी नहीं माना गया है, जो कि एक ऑब्जेक्शन से अपवाद है हमारा राइट टू यानी कि राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ का। ये बात कही गई है आर्टिकल 361A में। आर्टिकल 105 क्या कहता है? नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी एलिजिबल टू एनी प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट इन रिस्पेक्ट एनी said or any vote given by him parliament or any कमेटी देयर। जो कि आर्टिकल 105 में ये बात कही गई है कि पार्लियामेंट का हर कोई भी मेंबर उसे कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता है यदि वो किसी के अगेंस्ट में या किसी की, अगर हम बात करें किसी के संबंध में, यदि वो वोट देता है। यानी कि जो हमारा आर्टिकल 105 है वो किस बारे में बात करता है? संसद या उसकी किसी भी समिति के उस सदस्य को कहीं नहीं, यानी कि कही गई किसी भी बात या उसके द्वारा दिए गए किसी भी मत के संबंध में संसद का कोई भी सदस्य न्यायालय में किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी आंसरेबल नहीं होगा। चौथा पॉइंट कहता है नो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट। जो बात सेंट्रल लेवल पे बात की गई थी आर्टिकल 105 में, वही बात आर्टिकल 109 में कही गई है। किसके अगेंस्ट रिलेटेड? स्टेट से रिलेटेड बात कही गई है। अगर हम बात करते हैं जो आर्टिकल 31C एक एब्जेक्शन से आर्टिकल 14 का किस तरीके से यह प्रावधान करता है कि जो आर्टिकल 39 है, 39 के खंड बी या और खंड सी में हमें क्या है, एक निहित निर्देश को लागू करने के लिए क्या है, राज्य द्वारा बनाए गए कानून को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि जहां अनुच्छेद 31C आता है वहां पे हमारा आर्टिकल 14 हमारा नहीं आएगा। तो ये कुछ एब्जेक्शन है, कुछ अपवाद हैं जो हमें किसमें राइट टू इक्वालिटी जो बिफोर लॉ है तो वहां पे हमें देखने को मिलता है। यानी कि जो हमारा 5th पॉइंट्स कहता है वो ये कहता है कि जब बात डीपीएसपी की आती है यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की आती है, जहां पे उसी में जो आर्टिकल 31C आ जाता है तो वहां पे हम इस बात के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि यहाँ पे हमारे इक्वालिटी राइट टू इक्वालिटी का हनन हो रहा है। यहाँ क्यों? क्योंकि वहां पे आर्टिकल 31C आ रहा है। ये बात खुद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है, जो कि एक ऑब्जेक्शन यानी कि अपवाद के रूप में हमें देखने को मिलता है। 6 पॉइंट्स कहता है यानी कि अगर हम जो भी इंटरनेशनल लेवल से जो भी हमारे एम्बेसडर्स आते हैं, डिप्लोमेट्स आते हैं, वो इन सब चीज के लिए क्या रहते हैं, वो इन सब को एंजॉय करते हैं। यानी कि किसी भी एम्बेसडर या डिप्लोमेट्स जो कि बाहर की कंट्री के अंदर हमारी कंट्री में आके काम कर रहे हैं या जो सिविल उनके ऊपर किसी भी तरीके का क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं स्टार्ट शुरू किया जा सकता है। यानी कि विदेश की जो संप्रभु शासक, राजदूत और राजकीय आपराधिक और जो नागरिक कार्रवाई के रूप में उन्हें मुक्ति प्रदान की गई है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो भी एम्बेसडर है या डिप्लोमेट्स है वो यदि हमारी कंट्री के अंदर आकर के काम कर रहे हैं और वो कोई क्राइम भी करे तो उनके ऊपर ही ये जो हमारा राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ है तो वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि उनको जो पनिश किया जाएगा वो उन्हीं के देश में ले जाके किया जाएगा। ये भी एक अपवाद है हमारी जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है उनके लिए। 7th पॉइंट की बात करें जो यूएनओ की जो एजेंसीज हैं उनके जो डिप्लोमेटिक हमारी कंट्री के अंदर जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी ये लागू नहीं होगा कि वो हमारे कानून के लिए क्या है, वो समान रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने राइट टू इक्वालिटी में कौन कौन से प्रावधान रखे गए हैं, यानी कि किस किस के तहत हमें राइट टू इक्वालिटी मिलता है, किस तरीके से आर्टिकल 31C आने से हमारा आर्टिकल 14 के उल्लंघन के लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, और क्या एग्जेप्शन है यानी कि क्या अपवाद हैं हमारे राइट टू इक्वालिटी और प्रोटेक्शन बिफोर लॉ के लिए, तो वो सब हमने आज डिस्कस किया। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा लेक्चर 7.8, उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोविंशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द सेंट्रल ग्राउंड्स, यानी कि कुछ आधारों पर मतभेद का निषेध। हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने डिस्कस किया है वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट्स हो तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम अपना 7.8 लेक्चर डिस्कस करेंगे तो उससे पहले अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, तब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।